अच्छा, इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सपोनेंशियल बीटा की इंटरप्रिटेशन। ये पूरी वीडियो डेडिकेटेड है सिर्फ एक्सपोनेंशियल बीटा की इंटरप्रिटेशन के लिए, जिसे हम ऑड रेशियो भी कहते हैं। ऑड रेशियो, लेकिन एसपीएसएस में और बाकी सॉफ्टवेयर्स में ये एक्सपोनेंशियल बीटा के नाम से आता है। तो इसकी डिटेल डिस्कशन करते हैं कि इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होगी, ये क्या होता है। उससे पहले डेटा फाइल समझ लें। हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है डिफॉल्ट। क्वालिटेटिव वेरिएबल है, जिसमें जीरो का मतलब है कि डिफॉल्ट नहीं करेगा, वन का मतलब है डिफॉल्ट करेगा। तो बेसिकली हम प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं कि कौन डिफॉल्ट करेगा, कौन डिफॉल्ट नहीं करेगा। जो हम प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं वो 7 वेरिएबल्स की बेस पे करना चाह रहे हैं। टोटल जो हमारे पास वेरिएबल है 7 है, जिसमें से 5 क्वांटिटेटिव है, ये लिखा हुआ मैट्रिक आईवी मतलब क्वांटिटेटिव वेरिएबल, और 2 हमारे पास क्वालिटेटिव है इंडिपेंडेंट। एक जेंडर है, एक एजुकेशन है। एक एक वेरिएबल को समझ लेते हैं ताकि जब हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हो तो हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। पहला इंडिपेंडेंट है हमारा एज। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि एज की बेसिस पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सामने वाला डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा। बेसिकली हम ये देखना चाह रहे हैं कि डिफॉल्ट करने का क्या कोई ताल्लुक एज के साथ है। ऐसा तो नहीं कि ज्यादा एज वाले ज्यादा डिफॉल्ट करते हो या कम डिफॉल्ट करते हो। दूसरा वेरिएबल है इनकम। फिर हम देखना चाहेंगे इनकम की बेस पे क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कौन डिफॉल्ट करेगा, कौन डिफॉल्ट नहीं करेगा। फिर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि कितने सालों से जॉब कर रहा है। एक्चुअली होता ये है कि जो लोग डिफॉल्टर होते हैं, जो फ्रॉड होते हैं, वो अपनी जॉब स्विच करते रहते हैं। मतलब एक जगह फ्रॉड किया, फिर स्विच करके कहीं और चले गए, फिर वहां पे फ्रॉड किया, फिर स्विच करके कहीं और चले गए। तो बैंक को लगता है कि ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कितने सालों से एक जगह पे जॉब कर रहा है, और इससे जो अगला वाइबल एड्रेस वो भी इसी से रिलेटेड है, और कितने सालों से एक एड्रेस पे रुका हुआ है। उसकी वजह जो फ्रॉड आदमी होता है वो अपना एड्रेस भी बार चेंज करता रहता है, जिसका डिफॉल्ट करने की इंटेंशन होती है। तो इसलिए बैंक ने 2 वेरिएबल पूछे, एक्सपीरियंस भी पूछा कि कितने सालों से जॉब कर रहे हो, और एड्रेस भी पूछा कि कितने सालों से एड्रेस में रह रहे हो। और पांचवा वेरिएबल है डेब्ट टू इनकम रेशियो। डेब्ट रेशियो कैलकुलेट कर लिया। बैंक को लगता है कि इन 5 क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की बेस पे वो प्रेडिक्ट कर सकता है कौन डिफॉल्ट करेगा, कौन डिफॉल्ट नहीं करेगा। अच्छा, बैंक ने 2 क्वालिटेटिव वेरिएबल भी ले लिए, जेंडर भी, एजुकेशन भी। उन्हें लगता है जेंडर की बेस पे भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है, एजुकेशन की बेस पे भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है। जेंडर में हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, फीमेल और मेल, और एजुकेशन में 5 कैटेगरीज हैं। ये मैंने कोडिंग बताई हुई है, वैल्यू लेबल जो हमने दिए हुए थे। हमने सॉफ्टवेयर को कहा हुआ था 0 = फीमेल, 1 = मेल। और एजुकेशन में भी हमने ये 5 कैटेगरीज दी हुई हैं। ये जानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। तो टेक्निकली हमारे पास 7 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, 5 क्वांटिटेटिव, 2 क्वालिटेटिव, और इन 7 वेरिएबल्स की बेस पे हमने प्रेडिक्ट करना है कि कौन डिफॉल्ट करेगा, कौन डिफॉल्ट नहीं करेगा। अच्छा, जब आप किसी सॉफ्टवेयर पे जाते हैं वो आपको बहुत सारे वेरिएबल्स देगा, मतलब सॉरी बहुत सारे कॉलम देगा, बीटा देगा, वॉल देगा, स्टैंडर्ड एरर देगा, एक्सपोनेंशियल बीटा देगा, सिक देगा। क्योंकि इसमें हमारा जो पर्पस था वो सिर्फ एक्सपोनेंशियल बीटा को एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 कॉलम लिए हुए, सिक वैल्यू, एक्सपोनेंशियल बीटा। बाकी कॉलम मैंने यहाँ पे शो नहीं किए। लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर पे परफॉर्म करेंगे वो आपको बहुत सारे और भी कॉलम देता है, बीटा, स्टैंडर्ड एरर वगैरह। उन तमाम की मैंने अलग वीडियोस बनाई हुई है, तो यहाँ पे सिर्फ एक्सपोनेंशियल बीटा को डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब ये देखिएगा कि यहाँ पे डिफॉल्ट में 1 पे डिफॉल्ट है और 0 पे नो डिफॉल्ट है। इसका मतलब है कि हम जो इंटरप्रिटेशन करेंगे वो फिलहाल डिफॉल्ट को लेके करेंगे। पहला स्टेप, जो पहला वेरिएबल है एज, सबसे पहले तो आप इसकी सिग वैल्यू चेक करें। सिग वैल्यू आपको बताएगी क्या ये कोई इम्पैक्ट डालता भी है या इम्पैक्ट नहीं डालता। अब इसकी सिग वैल्यू है 0.002, जो कि 0.05 से छोटी है। तो पहली इंटरप्रिटेशन तो हम ये करेंगे, एज सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब है एज की बेस पे आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन डिफॉल्ट करेगा, कौन डिफॉल्ट नहीं करेगा। अब अगला सवाल हमारे माइंड में ये आएगा कि एज की बेस पे चलो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसने डिफॉल्ट करना है, किसने डिफॉल्ट नहीं करना। लेकिन सवाल ये है कि ज्यादा एज होगी तो डिफॉल्ट के चांसेस बढ़ेंगे, या कम एज होगी तो डिफॉल्ट के चांसेस बढ़ेंगे। इसी की इंटरप्रिटेशन करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल बीटा सीख रहे हैं। अब एक्सपोनेंशियल बीटा की वैल्यू आई है यहाँ पर 1.8। अच्छा, हमने प्रोबेबिलिटी ऑड्स और लॉजिक की वीडियो में ये बात सीख ली थी कि ऑड्स की इंटरप्रिटेशन टाइम्स में की जाती है, और अगर हमें एक का ऑड पता है, हम उसका रेसिप्रोकल ले लें तो फिर दूसरे का ऑड आ जाता है। ये सारी बातें हम उस वीडियो में सीख चुके हैं।
अब यहाँ पे एज का एक्सपोनेंशियल बीटा आ रहा है 1.8 का, और हमें ये पता है कि ये डिफॉल्ट का बता रहा है क्योंकि बिल्ट इन सेटिंग डिफॉल्ट की डली हुई है। तो हम इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे कि एज अगर 1 यूनिट से इंक्रीज हो जाए तो डिफॉल्ट करने के चांसेस 1.8 टाइम्स हो जाएंगे नो डिफॉल्ट के। दूसरी जबान में अगर एक आदमी 21 साल का है और दूसरा आदमी 22 साल का है, तो जो 22 साल वाला इंसान है उसके चांसेस है 1.8 टाइम डिफॉल्ट करने के कंपेयर टू नो डिफॉल्ट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिफॉल्ट करने के चांसेस 1.8 टाइम्स होंगे कंपेयर टू नो डिफॉल्ट। ये होगी इसकी पहली इंटरप्रिटेशन। अब नॉर्मली जब हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने बीटा की इंटरप्रिटेशन इसी तरीके से पढ़ी थी कि अगर x में 1 यूनिट का चेंज आएगा तो y में कितने यूनिट का चेंज आएगा। वहां पे ये होता था कि x अगर 1 यूनिट से चेंज होगा तो y इतने यूनिट से चेंज होगा। लेकिन अगर आपको याद हो तो ये इंटरप्रिटेशन बीटा की थी, यहाँ पे बीटा नहीं है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल बीटा है, इसलिए हम यहाँ पे इंटरप्रिटेशन टाइम्स में कर रहे हैं। मैं एक दफा रिपीट कर दूं, एज अगर 1 यूनिट से इंक्रीज होगा, इंक्रीज का वर्ड मैंने यूज किया है, एज अगर 1 यूनिट से इंक्रीज होगा तो डिफॉल्ट के चांसेस 1.8 टाइम्स हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि एज अगर 1 यूनिट से इंक्रीज हो जाए तो फिर नो डिफॉल्ट के चांसेस कितने टाइम्स हो गए। इसके लिए आपको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। रेसिप्रोकल का मतलब है 1 डिवाइड बाय ऑड। ये नो डिफॉल्ट के चांसेस आ गए। अच्छा, ये आपको सॉफ्टवेयर देगा नहीं, ये आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ता है कैलकुलेटर पे। अगर आपसे कोई एग्जाम में सवाल ये पूछता है कि बताओ नो डिफॉल्ट के चांसेस क्या होंगे अगर एज 1 यूनिट से इंक्रीज होगा, तो आपको पता होना चाहिए इसका रेसिप्रोकल लेंगे। ये तमाम कंसेप्ट हम लास्ट वीडियो में भी सीख के आ रहे हैं जिसमें हमने ऑड प्रोबेबिलिटी और लॉजिक का रिलेशनशिप देखा था। उसमें हमने ये बात सीखी थी कि अगर आपको एक का ऑड पता है और आपको दूसरे का ऑड निकालना है तो आप उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो ये 0.556 हो गया। क्लियर है? तो इंटरप्रिटेशन एक दफा फिर पढ़ लेते हैं। एज अगर 1 यूनिट से इंक्रीज होगी तो डिफॉल्ट होने के चांसेस 1.8 टाइम्स हैं और नो डिफॉल्ट होने के चांसेस 0.55 टाइम है। तो हमने डिस्कस ये बात की कि ये जो 0.55 है ये सॉफ्टवेयर नहीं देगा, ये हमें खुद से कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ये सॉफ्टवेयर नहीं देता, सॉफ्टवेयर सिर्फ आपको देगा डिफॉल्ट के ऑर्ड, नो डिफॉल्ट के ऑर्ड नहीं देगा। अच्छा, अब इसी तरह हम इनकम की इंटरप्रिटेशन करते हैं। इनकम का ऑर्ड है 0.55 और ये भी सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इनकम की बेस पे भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन डिफॉल्ट करेगा कौन डिफॉल्ट नहीं करेगा। तो इसकी इंटरप्रिटेशन करते 0.55 टाइम की। इनकम अगर 1 यूनिट से इंक्रीज होगी तो डिफॉल्ट करने के चांसेस 0.55 टाइम हो जाएंगे। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि इनकम अगर 1 यूनिट से इंक्रीज होगी तो नो डिफॉल्ट के चांसेस क्या होंगे, तो वही बात, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 1 डिवाइड बाय 0.55 टाइम 1.818। तो इस 1.818 की इंटरप्रिटेशन होगी कि इनकम अगर 1 यूनिट से इंक्रीज होगी तो नो डिफॉल्ट के चांसेस 1.818 टाइम हो जाएंगे। तो टेक्निकली ये कि अगर आपने डिपेंडेंट वेरिएबल को रिवर्स करना है, 1 की जगह 0 का आंसर चाहिए, तो आपको फिर इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ जाएगा। अब इंटरप्रिटेशन करते हैं एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस भी सिग्निफिकेंट है और सिग वैल्यू 0.05 से कम है और इसका एक्सपोनेंशियल बीटा है 0.82। तो इसकी इंटरप्रिटेशन भी यही होगी कि एक्सपीरियंस अगर 1 यूनिट से इंक्रीज होगा तो डिफॉल्ट करने के चांसेस 0.82 टाइम्स हो जाएंगे। अब वही नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्सपीरियंस अगर 1 यूनिट से इंक्रीज होगा तो नो डिफॉल्ट के चांसेस क्या होंगे। तो जाहिर बात है इसका भी रेसिप्रोकल ले लेंगे नो डिफॉल्ट के लिए। तो हम करेंगे इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एक्सपीरियंस। एक काम करते हैं, यहाँ पे सबके रेसिप्रोकल ले लेते हैं ताकि बार बार हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े। एडवांस में ही सबके रेसिप्रोकल कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेसिप्रोकल। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये हमें सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके नहीं देता। इसे मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ ताकि पता चले ये मैं खुद से कैलकुलेट किए हुए हैं।
अच्छा, अब आते हैं हम डेब्ट टू इनकम रेशियो में। डेब्ट टू इनकम रेशियो की सिक वैल्यू है 0.08। ये 0.05 से बड़ा है, तो हम इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे डेब्ट टू इनकम रेशियो से। हम ये प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि कौन डिफॉल्ट करेगा, कौन डिफॉल्ट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि डेब्ट इनटू इनकम रेशियो का जो बिहेवियर डिफॉल्ट में है वही बिहेवियर नो डिफॉल्ट में, दोनों सेम है। तो जब दोनों सेम है तो इसकी बेस पे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन डिफॉल्ट करेगा, कौन डिफॉल्ट नहीं करेगा डेब्ट टू इनकम रेशियो की बेस पे, क्योंकि ये इनसिग्निफिकेंट है। ये तो हो गए पांचों के पांचों क्वांटिटेटिव वेरिएबल जिसकी हमने इंटरप्रिटेशन सीख ली। इसे काम करते हैं, इसका एक दूसरा वर्जन सीखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस 1.8 की इंटरप्रिटेशन क्या होगी, तो आप कहेंगे एज अगर 1 यूनिट से इंक्रीज होगा तो डिफॉल्ट होने के चांसेस 1.8 टाइम्स हो जाएंगे, राइट। अब हमने डिफॉल्ट को नो डिफॉल्ट बना दिया था, तो फिर हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया था। तो हमने कहा था एज अगर 1 यूनिट से इंक्रीज होगी तो नो डिफॉल्ट के चांसेस 0.55 टाइम हो जाएंगे। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब एक दूसरा कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। अगर मैं दोनों रिवर्स कर दूं तो फिर क्या होगा, रिपीट कर रहा हूँ। अब जैसे मैं आपसे कहूँ एज अगर 1 यूनिट से कम होगी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने अब डिक्रीज का वर्ड यूज किया, इंक्रीज का वर्ड यूज नहीं किया। एज अगर 1 यूनिट से डिक्रीज होगी तो फिर डिफॉल्ट के ऑड्स क्या होंगे। अब आपको मैं बता चुका हूँ कि ये जो एसपीएसएस रिजल्ट दे रहा है ये 1 यूनिट इंक्रीज के रिजल्ट दे रहा है और ये डिफॉल्ट के रिजल्ट दे रहा है। अब मेरा सवाल ये है कि एज अगर 1 यूनिट से कम होगी तो फिर डिफॉल्ट के ऑड्स क्या होंगे। तो इसका आंसर है 0.55। क्यों, रेसिप्रोकल ले लेंगे। ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, थोड़ा टेक्निकल है। एसपीएसएस में जो बिल्टन रिजल्ट आ रहे हैं वो एज के इंक्रीज पे और यहाँ पे डिफॉल्ट के रिजल्ट दे रहा है। अब आपने एज को इंक्रीज की जगह डिक्रीज कर दिया तो फिर रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। और अगर आप एज को इंक्रीज ही कर रहे हैं लेकिन आप डिफॉल्ट की जगह नो डिफॉल्ट के रिजल्ट मांग रहे हैं तब भी आपको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। और अगर आपने दोनों को रिवर्स कर दिया, मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं एज 1 यूनिट से डिक्रीज हो रही है और हमें नो डिफॉल्ट के रिजल्ट चाहिए, तो ये 1.8 ही रहेगा। क्योंकि जाहिर बात है जब दो दफा रेसिप्रोकल लेंगे तो वापस 1.8 आ जाएगा। जब हमने एज को डिक्रीज किया तो हमने 1.8 का रेसिप्रोकल ले लिया, फिर हमने डिफॉल्ट की जगह नो डिफॉल्ट किया, फिर उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वापस 1.8 हो जाएगा। तो अगर आप किसी एक को रिवर्स कर रहे हैं फिर तो रेसिप्रोकल है, लेकिन अगर दोनों को रिवर्स कर रहे हैं फिर वैल्यू 1.8 की 1.8 ही रहेगी। तो टेक्निकली देखा जाए तो फिर 1.8 की दो इंटरप्रिटेशन बन रही है। पहली इंटरप्रिटेशन, एज अगर 1 यूनिट से इंक्रीज हो रही है तो डिफॉल्ट के चांसेस 1.8 टाइम है। अब मैं काम कर रहा हूँ, दोनों को रिवर्स करता हूँ। एज अगर 1 यूनिट से कम हो रही है तो नो डिफॉल्ट के चांसेस भी 1.8 टाइम्स हो रहे हैं। अब देखें एज को मैंने डिक्रीज किया है और डिफॉल्ट को मैंने नो डिफॉल्ट में कन्वर्ट कर दिया है, इसलिए 1.8 ही रहेगा। हाँ, अगर आप एक चीज को रिवर्स करेंगे तो फिर इसका रेसिप्रोकल यूज होगा, मतलब आप एज को इंक्रीज करें और नो डिफॉल्ट के ऑड पूछें तब भी रेसिप्रोकल ले लेंगे। और अगर आप एज को कम करें और आप डिफॉल्ट के पूछें तब भी इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। एक तो ये कंसेप्ट क्लियर कर लिया। अब आता है दूसरा कंसेप्ट। लीनियर रिग्रेशन में क्या होता था कि बीटा हमें पर यूनिट चेंज बताता था। मिसाल के तौर पे माने यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, हमारा बीटा था मिसाल के तौर पे 5। तो हम कहते थे एक्स का बीटा है, हम कहते थे एक्स अगर 1 यूनिट से चेंज होगा तो वाई 5 यूनिट से चेंज होगा। ये पर यूनिट चेंज बताता था। अब कोई हमसे पूछता था एक्स अगर 2 यूनिट से चेंज होगा तो फिर क्या करेंगे, तो हम कहते थे 10। क्योंकि बीटा एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। आपको इक्वेशन याद होगी वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लस बीटा एक्स। तो हम बीटा की वैल्यू को एक्स से मल्टीप्लाई कर देते थे। इसी तरह कोई हमसे सवाल पूछता था कि एक्स अगर 3 यूनिट से चेंज होगा फिर कितना चेंज आएगा, तो हम कहते थे 15। क्योंकि जाहिर बात है बीटा 5 है, एक्स 3 है, तो 15 हो जाता था। क्योंकि हमें पता है जो बीटा है ये पर यूनिट चेंज होते हैं, तो जैसे जैसे एक्स बढ़ता था हम उसको बीटा से मल्टीप्लाई करते रहते थे। अब यहाँ पे ना मामला थोड़ा डिफरेंट है। ये बीटा नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल बीटा है।
बता ये 1 यूनिट का ही रहा है, पर डिफरेंस ये है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि एज 2 यूनिट से चेंज होगी तो फिर रिजल्ट क्या आएंगे, तो ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसके ऊपर पावर 2 डाल देंगे। अब पावर क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है, ये 3.24 हो गया। तो मैं कहूंगा कि अगर एज 2 यूनिट से चेंज होगी, 2 यूनिट से बढ़ेगी, तो डिफॉल्ट होने के चांसेस 3.24 हो जाएंगे। इसी तरह अगर कोई मुझसे पूछे कि एज अगर 3 से बढ़ी तो डिफॉल्ट के चांसेस क्या होंगे, तो मेरा आंसर होगा 5.832। इसका मतलब है x यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होता, x यहाँ पे पावर में जाता है, तो जितनी भी x की वैल्यू होगी वो पावर में जाएगी। अच्छा, आप कोई मुझसे सवाल पूछे कि अगर एज 3 यूनिट से इंक्रीज होगी तो बताएं नो डिफॉल्ट के चांसेस क्या है। अब मुझे पता है कि ये डिफॉल्ट के है, तो जाहिर बात है इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा। तो जैसे इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो ये नो डिफॉल्ट के चांसेस हो गए। तो बस इसमें ये कंसेप्ट क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी था कि आपको ये पता हो कि जब x इंक्रीज होगा तो बीटा से मल्टीप्लाई नहीं होगा, पावर में जाएगा। तो यहाँ पे हमने दो कंसेप्ट क्लियर कर ले। एक तो हमने रेसिप्रोकल का कंसेप्ट सीख लिया, दूसरा कंसेप्ट हमने ये सीख लिया कि x अगर इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो फिर क्या होता है। यहाँ पे एक और कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। देखें, बीटा की वैल्यू फिलहाल स्टेबल में मैंने बीटा की वैल्यू तो नहीं दी हुई, क्योंकि बीटा बताता है लॉजिक इन चेंज। लेकिन हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल बीटा से सीख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल बीटा आपको पता है जब 1 के करीब होता है तो चांसेस 50-50 हो जाते हैं, इसका मतलब वो इनसिग्निफिकेंट है। जितना बीटा 1 के करीब होगा उतना इनसिग्निफिकेंट होगा, एक्सपोनेंशियल बीटा की बात कर रहा हूँ, सॉरी एक्सपोनेंशियल बीटा कहना चाहिए था मुझे। जितना एक्सपोनेंशियल बीटा 1 के करीब होगा उतना इनसिग्निफिकेंट होगा, जितना 1 से दूर होगा उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा। एक्सपोनेंशियल बीटा जब 1 होता है, यानी कि ऑड जब 1 होते हैं, तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी 0.5 होती है, लॉजिक आपका 0 हो जाता है। जितना वो 1 से बड़ा होगा उतनी प्रोबेबिलिटी 0.5 से बढ़ेगी और लॉजिक पॉजिटिव होता रहेगा। एक्सपोनेंशियल बीटा 1 से छोटा होता जाएगा तो प्रोबेबिलिटी 0.5 से कम होती रहेगी और लॉजिक नेगेटिव होता रहेगा। अब इसका मतलब समझते हैं। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल बीटा 1.8 है, 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये है कि एज बढ़ेगी तो डिफॉल्ट के चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि 1 पे डिफॉल्ट है। अब यहाँ पे देखें, इनकम है, ये 1 से छोटा है इसका एक्सपोनेंशियल बीटा, तो इसका मतलब होगा इनकम बढ़ेगी तो नो डिफॉल्ट के चांसेस बढ़ रहे हैं। इसलिए एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो नो डिफॉल्ट के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो अगर एक्सपोनेंशियल बीटा 1 से बड़ा है तो इसका मतलब है इसके इंक्रीज से 1 वाली वैल्यू इंक्रीज होगी, चांसेस बढ़ेंगे। और अगर ये 1 से छोटा है तो मतलब इसका नेगेटिव रिलेशनशिप है, जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो नो के चांसेस इंक्रीज होंगे। तो एक्सपोनेंशियल बीटा की वैल्यू देख के भी आपको अंदाजा हो जाता है कि किसके साथ इसका पॉजिटिव रिलेशन है, किसके साथ नेगेटिव रिलेशन है। मैं रिपीट कर देता हूँ, एक्सपोनेंशियल बीटा अगर 1 से बड़ा है तो इसका मतलब है इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है डिफॉल्ट के साथ, जितना ये बढ़ेगा उतने डिफॉल्ट के चांसेस बढ़ेंगे। और अगर इसका 1 से छोटा है बीटा, तो एक्सपोनेंशियल बीटा, तो इसका मतलब है इसका नेगेटिव रिलेशनशिप है डिफॉल्ट के साथ, जितना ये बढ़ेगा उतने डिफॉल्ट के चांसेस कम हो जाएंगे। यहाँ पे एक और चीज डिस्कस कर लीजिएगा जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस की है, वो ये कि ये हमेशा 1 के डिफॉल्ट 1 के ही बीटा बता रहा है, इंटरप्रिटेशन 1 से हो रही है। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, वो 0-1 का कोड यूज नहीं करते, 1 और 2 का कोड यूज करते हैं। मतलब 1 पे लिख देंगे नॉन डिफॉल्ट और 2 पे लिख देंगे डिफॉल्ट। इस कंडीशन में ये डिफॉल्ट के ऑड बताएगा, 2 के। बेसिकली जो बड़ा नंबर है ये उसके ऑड बताता है, क्योंकि किताबों में लिखा हुआ है कि हमेशा 1 के बताता है। तो लोग क्या करते हैं, जब ये 1 और 2 की कोडिंग करते हैं तो उन्हें लगता है अभी ये 1 के नो के बता रहा होगा, जबकि रूल ये बड़े नंबर के इंटरप्रिटेशन करता है। यहाँ पे 0-1 में 1 बड़ा नंबर है, इसलिए यहाँ पे 1 के डिफॉल्ट बता रहा था। 1-2 के अंदर 2 बड़ा नंबर है तो 2 के बताएगा। तो बस रूल ये है, दोनों में से जो बड़ा नंबर है ये उसके रिजल्ट दे रहा है। चलें, यहाँ पे भी हमने ये इंटरप्रिटेशन सीख ली कि एक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये भी इंटरप्रिटेशन सीख ली। ये तीनों कंसेप्ट हमने यहाँ पे सीख लिए, ठीक है। अच्छा, अब ये भी पूछा जा सकता है कि हमें परसेंटेजेस में बताएं कि कितने परसेंट चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं, वो भी हम बता सकते हैं। मिसाल के तौर पे एज का यहाँ पे एक्सपोनेंशियल बीटा 1.8। अब एक काम करते हैं, ऑड -1,
जब आप ऑड को -1 कर देते हैं, देखें ये 0.8 आ गया, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया 80%। जब आप ऑड को 1 में से लेस कर देंगे तो ये परसेंटेज आ जाएगी। किस चीज की परसेंटेज? इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होगी? इसका मतलब ये है, एज अगर 1 यूनिट से इंक्रीज होगी तो डिफॉल्ट करने के चांसेस 1.8 टाइम्स है, ये भी कह सकते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं डिफॉल्ट करने के चांसेस 80% से इंक्रीज हो जाएंगे। परसेंटेज में इंटरप्रिटेशन करने के लिए आपको ऑड को 1 में से लेस करना पड़ेगा। ये भी हमने लास्ट वीडियो में सीख लिया था। ऑड प्रोबेबिलिटी और लॉजिक के रिलेशनशिप में एक काम करते हैं, सर सबके कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये देखिएगा जी, अब जैसे इनकम का ऑर्डर 0.55 टाइम, इसकी आपने इंटरप्रिटेशन की थी, इनकम अगर 1 यूनिट से बढ़ेगा तो डिफॉल्ट करने के चांसेस 0.55 टाइम्स है, ये इंटरप्रिटेशन की थी। इसी को हमने परसेंटेज में अगर करना है तो हम कहेंगे इनकम अगर 1 यूनिट से इंक्रीज होगी तो डिफॉल्ट करने के चांसेस 45% से कम हो जाएंगे। इसकी हमने इंटरप्रिटेशन की थी कि एक्सपीरियंस अगर 1 यूनिट से बढ़ेगा तो डिफॉल्ट के चांसेस 0.82 टाइम्स हो जाएंगे। और परसेंटेज में हम इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे कि अगर एक्सपीरियंस 1 यूनिट से बढ़ेगा तो डिफॉल्ट के चांस परसेंटेज 18% से 18% से कम हो जाएगी। तो ये सारी इंटरप्रिटेशन हम परसेंटेज में कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा एडवांस हो जाता है। बहुत कम लोग हैं जो परसेंटेज में एक्सप्लेन करते हैं, नॉर्मली लोग एक्सपोनेंशियल बीटा को टाइम में ही एक्सप्लेन कर देते हैं। और हमने ये बात भी सीख ली कि एक्सपोनेंशियल बीटा को टाइम्स की बजाय अगर अपने परसेंटेज में एक्सप्लेन करना है तो पहले आपको ये जो ऑड दिए हुए हैं इसमें से -1 करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हमने क्वांटिटेटिव वेरिएबल को सीख लिया कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल के एक्सपोनेंशियल बीटा की इंटरप्रिटेशन किस तरीके से होगी, इसको हमने डिटेल में समझ लिया है। अब डिस्कस करते हैं कि क्वालिटेटिव वेरिएबल की एक्सपोनेंशियल बीटा को कैसे इंटरप्रेटेट करेंगे। अच्छा, मेरा पहला क्वालिटेटिव वेरिएबल है जेंडर। अब जेंडर में दो ऑप्शन है, 0 पे फीमेल है, 1 पे मेल है। अब सवाल ये होता है ये किसका एक्सपोनेंशियल बीटा बता रहा है। हमने जब ऊपर देखा था ये एसपीएस से परफॉर्म कैसे करना है, तो एसपी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो डिफॉल्ट सेटिंग है ना उसमें रेफरेंस कैटेगरी लास्ट होती है। ये जब हम एसपीएस पे रन करना सीखेंगे तो इसमें ये बात मैं आपको समझाऊंगा कि रेफरेंस कैटेगरी लास्ट का मतलब क्या है। इसका मतलब है इसने मेल को रेफरेंस में रखा हुआ है और ये 0 के आपको ऑड दे रहा है, मतलब फीमेल की ऑड दे रहा है। इस एजुकेशन में देखिए 5 कैटेगरीज है, 1 पे मैट्रिक, 2 पे इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर, पीएचडी। अब देखिए यहाँ पे 4 रिजल्ट आ रहे हैं एजुकेशन के, 1 2 3 4। इसका मतलब है इसने पीएचडी को रेफरेंस कैटेगरी बनाया हुआ है और बाकी 4 के रिजल्ट दे रहा है। अब ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि एसपीएसएस में जो बिल्ट इन सेटिंग है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की उसमें लिखा होता है रेफरेंस कैटेगरी लास्ट, वो हमेशा लास्ट कैटेगरी को रेफरेंस बना रहा होता है। जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल में आपने नोट किया हुआ था कि ये हमेशा डिफॉल्ट के रिजल्ट दे रहा है, उसकी वजह क्या है? उसने डिपेंडेंट वेरिएबल में एसपीएसएस की सेटिंग होती है रेफरेंस कैटेगरी फर्स्ट, तो उसने नोट डिफॉल्ट को रेफरेंस बनाया और उसके रेफरेंस में सारे रिजल्ट डिफॉल्ट के दिए। इंडिपेंडेंट में एग्जैक्ट उल्टा कर रहा है, इंडिपेंडेंट में वो रेफरेंस कैटेगरी लास्ट रख रहा है, बड़े नंबर को रेफरेंस बना रहा है। तो वो इस केस में जेंडर के केस में मेल को रेफरेंस बना के फीमेल के रिजल्ट देगा और एजुकेशन के केस में पीएचडी को रेफरेंस बना के बाकी 4 के रिजल्ट देगा। इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब देखें जेंडर का एक्सपोनेंशियल बीटा है 0.82, इसकी सिग वैल्यू 0.04, सिग वैल्यू लेस देन 0.05 है। इसका मतलब ये हुआ कि सिग्निफिकेंट है, जेंडर के बेस पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन डिफॉल्ट करेगा कौन डिफॉल्ट नहीं करेगा। अब इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करें? अब हमें कंफ्यूजन ये होगी कि 0.82 किसका एक्सपोनेंशियल बीटा है, मेल का फीमेल का। अभी हमने डिस्कस किया है कि रेफरेंस कैटेगरी लास्ट है तो इसने मेल को रेफरेंस बनाया हुआ है, इसका मतलब है ये जो एक्सपोनेंशियल बीटा है ये फीमेल का है। तो ये फीमेल का एक्सपोनेंशियल बीटा आ गया 0.82, और ये बात हमें पहले ही पता है कि डिपेंडेंट में वो डिफॉल्ट के एक्सपोनेंशियल बीटा दे रहा होता है। इसका मतलब है ये डिफॉल्ट का फीमेल का एक्सपोनेंशियल बीटा है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होगी कि अगर फीमेल होगी तो उसके डिफॉल्ट करने के चांसेस 0.82 होंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिपेंडेंट में मैंने डिफॉल्ट का वर्ड यूज किया और यहाँ पे मैंने फीमेल का वर्ड यूज किया।
यहाँ पे डिफॉल्ट का वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि हमें पता है डिपेंडेंट वेरिएबल में डिफॉल्ट के आंसर दे रहा है, और इंडिपेंडेंट में फीमेल का वर्ड इसलिए यूज किया, वो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि रेफरेंस कैटेगरी लास्ट है तो ये हमेशा फर्स्ट के आंसर देगा, मतलब स्मॉल वैल्यू का आंसर देगा। डिपेंडेंट वेरिएबल में लार्ज वैल्यू का आंसर देता है और इंडिपेंडेंट में स्मॉल वैल्यू का आंसर देता है। तो यहाँ से मैंने फीमेल सेलेक्ट कर लिया और वहां से मैंने डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लिया, तो इसकी इंटरप्रिटेशन होगी, फिर से रिपीट कर देता हूँ। फीमेल के डिफॉल्ट करने के चांसेस 0.82 है। अब सवाल उठता है किसके कंपैरिजन में, तो जैसे हमने यहाँ पे क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन की थी वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। फीमेल के डिफॉल्ट करने के चांसेस 0.82 टाइम्स है कंपेयर टू डिफॉल्ट, ये हम बात बोलेंगे कि फीमेल के डिफॉल्ट करने के चांसेस 0.82 है कंपेयर टू डिफॉल्ट। अच्छा, मजे की बात क्या है, इसमें भी वो कंसेप्ट रिवर्स करने वाला। अब कोई बंदा मुझसे पूछे कि मेल के डिफॉल्ट करने के क्या चांसेस है, तो वो हो जाएगा 1.219, हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब एसपीएसएस ने तो हमें बिल्टन दिया है फीमेल के डिफॉल्ट का, अगर मुझे मेल के डिफॉल्ट का चाहिए तो फिर मैं रेसिप्रोकल ले लूंगा, तो ये 1.21 आ गया। तो इसकी इंटरप्रिटेशन मैं करूंगा, मेल के डिफॉल्ट करने के चांसेस 1.21 टाइम है कंपेयर टू नो डिफॉल्ट, ये हमने रेसिप्रोकल ले लिया। अच्छा, अब इसकी इंटरप्रिटेशन दोबारा से करते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि ये तो फीमेल के डिफॉल्ट करने के चांसेस है, फीमेल के डिफॉल्ट ना करने के चांसेस क्या है, तब भी रेसिप्रोकल ले लेंगे क्योंकि एक को हमने रिवर्स कर दिया है। अच्छा, इसी तरह कोई मुझसे ये पूछे कि मेल के डिफॉल्ट करने के चांसेस क्या है, तब भी रेसिप्रोकल ले लेंगे। ये दोनों केसेस में हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, लेकिन सवाल ये होता है अगर कोई दोनों घुमा दे। दोनों घुमा दे का मतलब क्या है, जैसे ये ऑड दिया हुआ है फीमेल का डिफॉल्ट करने का, और अगर कोई पूछे फीमेल की जगह मेल का बताओ और डिफॉल्ट की जगह नो डिफॉल्ट बताओ, तो ये 0.82 ही रहेगा, क्योंकि दो दफा रेसिप्रोकल लेंगे तो 0.82 ही रहेगा। तो इसका मतलब है इसकी इंटरप्रिटेशन दो तरीके से की जा सकती है कि फीमेल के डिफॉल्ट करने के चांसेस भी 0.82 टाइम्स हैं और मेल के डिफॉल्ट ना करने के चांसेस भी 0.82 टाइम्स हैं। ये दोनों इंटरप्रिटेशंस की जा सकती है इसकी। अच्छा, इसमें एक और बड़ा मजे का पॉइंट है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। हमने अभी इसकी इंटरप्रिटेशन पढ़ी थी कि फीमेल के डिफॉल्ट करने के चांसेस 0.82 है कंपेयर टू नो डिफॉल्ट। अगर कोई बंदा ये कह देता है ना कि फीमेल के डिफॉल्ट करने के चांसेस 0.82 है कंपेयर टू मेल, ये दोनों इंटरप्रिटेशन ठीक है। आप इसे नो डिफॉल्ट से कंपेयर कर दें या फिर फीमेल को मेल से कंपेयर कर दें, दोनों बातें ठीक हो जाएगी। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर कोई ये इंटरप्रिटेशन कर रहा है कि 0.82 टाइम चांसेस है फीमेल के डिफॉल्ट करने के कंपेयर टू नो डिफॉल्ट, ये भी सही है। या कोई ये इंटरप्रिटेशन कर रहा है कि फीमेल के 0.82 टाइम चांसेस है डिफॉल्ट करने के कंपेयर टू मेल, ये भी ठीक है। दोनों चीजें ठीक है। आप चाहे डिफॉल्ट को नो डिफॉल्ट से कंपेयर करके बता दें या फिर फीमेल को मेल से कंपेयर करके बता दें, दोनों आंसर ठीक हो जाएंगे। और फिर से रिपीट कर दूं एक दफा कि रेसिप्रोकल कब लेंगे, रेसिप्रोकल तब लेंगे जब हम किसी एक चीज को रिवर्स करेंगे। ये फीमेल के डिफॉल्ट के चांसेस है, अगर आप मेल के डिफॉल्ट के चांसेस लेंगे तब भी रेसिप्रोकल करेंगे, और फीमेल के नो डिफॉल्ट के चांसेस लेंगे तब भी रेसिप्रोकल लेंगे। तो अगर फीमेल की जगह मेल कर दें, डिफॉल्ट की जगह नो डिफॉल्ट कर दें, तो ये 0.82 ही रहेगा। तो फिर हमें दोनों रिवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब 0.82 ही रहेगा। तो फिर आपको ये जरूरत नहीं है कि आप किसी एक का रेसिप्रोकल लें। अब अगला वेरिएबल है एजुकेशन। एजुकेशन की वेरिएबल की इंटरप्रिटेशन करनी है। अब एजुकेशन में के अंदर 5 कैटेगरीज है, मैट्रिक है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, मास्टर है, पीएचडी है। अब देखें ये 4 के दे रहा है, मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, मास्टर का। अब मैट्रिक की आपकी जो सिग वैल्यू है 0.02 है, इसमें उसने कंपेयर किया मैट्रिक को पीएचडी के साथ, और इसकी सिग वैल्यू 0.02 है, इसका मतलब सिग्निफिकेंट है। इसका इंटरप्रिटेशन 1.52 आई है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन होगी, जाहिर बात है मैट्रिक का दे रहा है, डिफॉल्ट का दे रहा है, कि मैट्रिक के डिफॉल्ट करने के चांसेस 1.52 टाइम्स हैं। मैं रिपीट कर दूं, मैट्रिक के डिफॉल्ट करने के चांसेस 1.52 है। अब आपकी मर्जी है, आप कंपेयर टू पीएचडी बोल दें या कंपेयर टू नॉन
डिफॉल्ट बोल दें, दोनों बातें सही है। इसकी इंटरप्रिटेशन में ऑल पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस करके दिखाता हूँ। मैट्रिक वाले के डिफॉल्ट करने के चांसेस 1.52 टाइम है कंपेयर टू नो डिफॉल्ट, और इसका रेसिप्रोकल क्या है? मैट्रिक वाले के नो डिफॉल्ट करने के चांसेस 0.65 टाइम है कंपेयर टू डिफॉल्ट। ये दोनों इंटरप्रिटेशन सही है। फिर से रिपीट करते हैं, मैट्रिक के डिफॉल्ट करने के चांसेस 1.52 टाइम है कंपेयर टू नो डिफॉल्ट। अब कोई मुझसे पूछे पीएचडी के चांसेस क्या है डिफॉल्ट करने के, तो फिर रेसिप्रोकल ले लूंगा, क्योंकि डिफॉल्ट को मैंने डिफॉल्ट रहने दिया है और मैट्रिक को घुमा के पीएचडी कर दिया, तो रेसिप्रोकल ले लिया। इसी तरह अगर आप मैट्रिक को मैट्रिक ही रहने देते हैं लेकिन डिफॉल्ट को आप नो डिफॉल्ट कर देते हैं, तो तब भी आपको रेसिप्रोकल लेना पड़ता। दोनों में से किसी एक को रिवर्स करेंगे, तो जैसे हम पढ़ चुके हैं रेसिप्रोकल ले लेते हैं हम लोग। आगे मूव करते हैं। आगे फिर एजुकेशन 2, इसका एक्सपोनेंशियल बीटा है 1.02, तो इसकी इंटरप्रिटेशन हम करेंगे कि इंटर के डिफॉल्ट करने के चांसेस 1.0 टाइम हैं कंपेयर टू नो डिफॉल्ट। फिर से करता हूँ थोड़ी चेंज वर्डिंग के साथ। इंटर के डिफॉल्ट करने के चांसेस 1.02 टाइम हैं कंपेयर टू पीएचडी, ये दोनों बातें ठीक है। पहली इंटरप्रिटेशन मैंने कही थी, इंटर के डिफॉल्ट करने के चांसेस 1.02 टाइम है कंपेयर टू नो डिफॉल्ट। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि इंटर के नो डिफॉल्ट करने के चांसेस क्या है, तो उसका आंसर होगा 0.98, हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। या कोई मुझसे पूछे पीएचडी के डिफॉल्ट करने के चांसेस क्या है कंपेयर टू इंटर, तो वो मैं बोल दूंगा 0.98 टाइम। आगे मूव करते हैं। एजुकेशन, इसकी सिग वैल्यू आ रही है 0.005, ये भी सिग्निफिकेंट है। अच्छा, यहाँ पे ना एक गलती हो गई हमसे। आप नोट करें, इंटर की सिग वैल्यू 0.05 से ज्यादा है, इसका मतलब है ये इनसिग्निफिकेंट है, इसकी इंटरप्रिटेशन होगी ही नहीं। हम बोलेंगे कि इंटर और पीएचडी एक जैसे है, इसकी बेस पे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन डिफॉल्ट करेगा कौन डिफॉल्ट नहीं करेगा। जाहिर बात है, जब ये इनसिग्निफिकेंट है तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ये होगी कि ये इनसिग्निफिकेंट है, और इंटर और पीएचडी की बेस पे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि किसने डिफॉल्ट करना है किसने डिफॉल्ट नहीं करना, तो इसकी हम इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे, कहेंगे इनसिग्निफिकेंट है, दोनों एक जैसे हैं। एजुकेशन में थर्ड पे ग्रेजुएशन, इसकी इंटरप्रिटेशन होगी, इसकी सिग वैल्यू 0.005 है, हाईली सिग्निफिकेंट है, एक्सपोनेंशियल बीटा 3.25 है। इसकी इंटरप्रिटेशन होगी कि ग्रेजुएशन वाला डिफॉल्ट करेगा, इस बात के चांसेस 3.25 टाइम्स है कंपेयर टू नो डिफॉल्ट। दूसरी इंटरप्रिटेशन, ग्रेजुएशन वाला डिफॉल्ट करेगा, इसके चांसेस 3.25 टाइम्स है कंपेयर टू पीएचडी, ये दोनों बातें सही हो जाएगी। अच्छा, अब एक काम करते हैं, एक को रिवर्स करते हैं। अगर मुझे ये जानना है कि ग्रेजुएशन वाला डिफॉल्ट ना करे, इसके चांसेस क्या है, तो रेसिप्रोकल ले लेंगे। या फिर मुझे ये जानना है कि पीएचडी वाला डिफॉल्ट करे, इसके क्या चांसेस है, तो इसका भी रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब एक काम करते हैं, दोनों को घुमाते हैं, इंटर को पीएचडी करते हैं, डिफॉल्ट को नो डिफॉल्ट करते हैं। पीएचडी वाला नो डिफॉल्ट के चांसेस क्या है, तो ये 3.25 ही रहेगा, क्योंकि जाहिर बात है दोनों रिवर्स हो तो दो दफा रेसिप्रोकल लेंगे तो 3.25 ही रह जाएगा। अब ये चौथा है एजुकेशन 4। एजुकेशन 4 में 0.82 है, ये भी सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब है मास्टर और पीएचडी की बेस पे भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कौन डिफॉल्ट करेगा कौन डिफॉल्ट नहीं करेगा। और वही इंटरप्रिटेशन के मास्टर वाले के डिफॉल्ट करने के चांसेस 0.82 टाइम है कंपेयर टू नो डिफॉल्ट, और इसका रेसिप्रोकल है 1.21, इसका मतलब है कि मास्टर वाले के नो डिफॉल्ट करने के चांसेस 1.21 टाइम है। आसान जबान में आप ये समझ लें, हर और दो चीजें बता रहा है, वो मास्टर को भी बता रहा है पीएचडी को भी बता रहा है। ये मास्टर के डिफॉल्ट करने के चांसेस भी बता रहा है, और ये पीएचडी के नो डिफॉल्ट के चांसेस भी बता रहा है। दोनों को रिवर्स करना पड़ेगा। एक वैल्यू दो चीजें बता रही है, मास्टर के डिफॉल्ट के और पीएचडी के नो डिफॉल्ट के, दोनों चीजें हैं। इसी तरह जब आपने मास्टर के डिफॉल्ट की वैल्यू को रेसिप्रोकल लिया, तो ये बता रहा है मास्टर के नो डिफॉल्ट के चांसेस, और ये भी बता रहा है पीएचडी के डिफॉल्ट के चांसेस, ये दोनों चीजें बता रहा है। अब ये परसेंटेज वाली बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अगर कोई बंदा आपसे परसेंटेज में पूछता है तो जाहिर बात है, अब जैसे ये
और था 3.25, इसको मैंने -1 किया 2.25 हो गया, इसको मल्टीप्लाई 100 कर दिया 225। इसकी इंटरप्रिटेशन दोबारा करते हैं। इसका मतलब ये है, पहले एक्सपोनेंशियल बीटा को देख लेते हैं। आपने कहा था कि ग्रेजुएशन के डिफॉल्ट करने के चांसेस 3.25 टाइम्स हैं कंपेयर टू नो डिफॉल्ट। तो हम ये भी कह सकते हैं, या फिर कंपेयर टू पीएचडी, एक ही बात है। हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन वाला डिफॉल्ट करेगा, इस बात के चांसेस 225% से ज्यादा है कि एक पीएचडी वाला डिफॉल्ट करे। या ये भी कह सकते हैं 225% से ज्यादा है कि ग्रेजुएशन वाला डिफॉल्ट करेगा कंपेयर टू नो डिफॉल्ट। ये सारी इसकी इंटरप्रिटेशन है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर हो सकता है 2-3 दफा भी वीडियो देखें, 2-3 दफा रिवाइज करें तो आपको समझ में आ जाए लॉजिक। अदरवाइज व्हाट्सएप पे तो ऑप्शन है, व्हाट्सएप में ग्रुप में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। जो इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आ रही है वो इंटरप्रिटेशन करके मुझसे कंफर्म कर सकते हैं कि आप इसको सही समझ रहे हैं या गलत समझ रहे हैं। तो ये सारी इंटरप्रिटेशन सिर्फ एक्सपोनेंशियल बीटा की गई थी। इसमें एक कॉलम और होता है, वो भी मैं चलें ऐड कर ही देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे जब आप आउटपुट पे जाएंगे ना, तो आपको एक बीटा का कॉलम मिलेगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। मेरे ख्याल से यहाँ पे आउटपुट दिखाता हूँ आपको। ये देखें, आउटपुट के अंदर ना एक बीटा का कॉलम है, एक स्टैंडर्ड एरर है, एक वॉल्ड है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सिग है, एक्सपोनेंशियल बीटा है। अभी एक्सेल में मैंने सिर्फ एक्सपोनेंशियल बीटा और सिग को डिस्कस किया, बाकी चार को डिस्कस नहीं किया। चलें, अभी ये डिस्कस हो ही रहा है तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये बीटा है, ये पर यूनिट चेंज पे जा रहा है लॉजिक का। जब ये नेगेटिव होगा तो एक्सपोनेंशियल बीटा 1 से छोटा होता है, और जब ये पॉजिटिव होता है तो एक्सपोनेंशियल बीटा 1 से बड़ा होता है। ये बात हम लास्ट, क्योंकि ये लॉजिक है तो ये लॉजिक का पर यूनिट चेंज बता रहा है। तो ये बात हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की है, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी और लॉजिक को डिस्कस किया है। अच्छा, ये है स्टैंडर्ड एरर। बीटा स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड होता था लीनियर रिग्रेशन में, जो टी आता था। यहाँ पे टी का सब्स्टिट्यूट है वोल्ट। जैसे हमने वहां पे पढ़ा था बीटा डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर टी आएगा, यहाँ पे बीटा डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर वोल्ट आएगा। जितनी वोल्ट की वैल्यू बड़ी होती रहेगी उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट होता जाएगा। तो समझे टी का सब्स्टिट्यूट है। तो लीनियर रिग्रेशन में भी हमने बीटा स्टैंडर्ड है टी पढ़ा था, यहाँ पे बीटा स्टैंडर्ड वोल्ट पढ़ेंगे। अगर 5-6 वेरिएबल सिग्निफिकेंट है तो उसमें सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट कौन है, ये डिस्कस करने के लिए हम देखेंगे जिसकी सिग वैल्यू सबसे ज्यादा छोटी है वो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है। और दूसरा क्राइटेरिया ये है जिसकी वोल्ट वैल्यू सबसे ज्यादा बड़ी है वो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है। लेकिन जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि मेन पर्पज है हमारा इस वीडियो के अंदर एक्सपोनेंशियल बीटा को डिस्कस करना। तो बीटा की कैलकुलेशन कैसे होती है, वॉल्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है, उसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बनाई हुई है, फिर इंशाल्लाह वो देख लीजिएगा। आई होप इस वीडियो से आपको ये अंदाजा हो गया हो एक्सपोनेंशियल बीटा की इंटरप्रिटेशन कैसे होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक्सपोनेंशियल बीटा ही है। आर्टिकल्स के अंदर ऑड रेशियो को ही रिपोर्ट किया जाता है, कुछ में एक्सपोनेंशियल बीटा के नाम से रिपोर्ट किया जाता है, कुछ में ऑड रेशियो के नाम से रिपोर्ट किया जाता है।